हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पॉइंट। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने 1858 भारत सरकार अधिनियम को स्पष्ट किया था और आपको समझाने का प्रयास किया था कि चार्टर एक्ट किस प्रकार से हमारे पॉलिटिकल साइंस में अनिवार्य रूप से आवश्यक है और किस प्रकार से इसे प्रभावित करते हैं और क्यों इनको डीपली पढ़ना जरूरी होता है। क्योंकि आईएएस की तैयारी हो, पीसीएस की तैयारी हो, या हम एमए कर रहे हो या बीए कर रहे हो, उनमें बिना चार्टर एक्ट को समझे हुए हम ये नहीं समझ पाते कि पॉलिटिकल साइंस में जो विद्रोह हुए, शुरुआत में क्रांति हुई, वो किन कारणों से हुई और क्या क्या कारण ऐसे बने कि भारतीयों ने अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने का निर्णय लिया। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम अब स्पष्ट करेंगे 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट। तो जब 1858 अंग्रेजों के द्वारा पारित कर दिया गया तो ऐसे क्या कारण बने कि हमें एक और अधिनियम की आवश्यकता पड़ी। 1858 की ऐसी जो विफलताएं रही उनका कारण रहा कि 1861 के अधिनियम को पारित करने के लिए अंग्रेज शासन को कार्य करना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने सीधे सीधे सारे अधिकार अपने कर लिए थे। उन्होंने जितनी भी शासन की व्यवस्थाएं थी वो सीधे सीधे अपने अंग्रेजी शासन के अधीन कर ली। इससे 1858 का जो अधिनियम था उसके विफल होने का प्रमुख कारण यही रहा कि भारतीय जनता से उनका सीधा सीधा संपर्क कट गया। उसके कारण उन्हें फिर से एक और अधिनियम बनाने की आवश्यकता पड़ी जो था 1861, जिसका नाम पड़ा इंडियन काउंसिल एक्ट। तो कारण, इसको पारित करने के क्या कारण रहे, पहले उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। कानून बनाने की दोषपूर्ण विधि। अंग्रेजी शासन ने जितने भी कानून बनाए 1858 अधिनियम को पास करते समय, वो सभी भारतीय संस्कृति से ना तो मैच कर पा रहे थे, रीति रिवाजों को नहीं समझ पा रहे थे। देखिए, जब हम कहीं दूसरी जगह जाते हैं, नई जगह जाते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं और वहाँ का रहन सहन कैसा है, कैसी परिस्थितियां हैं। वही अंग्रेजों के साथ हो रहा था। अंग्रेजों ने हम पर जो शासन किया वो ब्रिटेन से आके किया, इंग्लैंड से आके किया, तो वो सीधे सीधे हम पे शासन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ना तो उन्हें हमारे रीति रिवाज पता थे, ना हमारी संस्कृति पता थी और ना हमारा वातावरण पता था। उसी कारण से उन्होंने जितने भी कानून बनाए वो भारतीयों से विपरीत थे और उस विपरीत कानूनों के कारण उनकी कोई भी व्यवस्था किसी भी शासन की व्यवस्था को संपन्न कराने में असमर्थ थी, जिसके कारण वह निरंतर ऐसे कानूनों का निर्माण करती गई जो जनता को अस्वीकार होते गए और अस्वीकार होने के कारण से 1858 का जो अधिनियम था वो विफल होता नजर आ रहा था। परिषद की शक्तियों में धीरे धीरे वृद्धि होती जा रही थी। जब सारा का सारा शासन सीधे तौर पर उन्होंने अपने हाथों में लिया तो उनके अधिकारों में वृद्धि होती जा रही थी और भारतीयों के जो अधिकार थे वो धीरे धीरे और कम होते जा रहे थे, जिसके कारण से 1858 का जो अधिनियम था वो विफल हो गया और इससे एंग्लो इंडियन हाउस कमीशन की स्थापना हुई। इसका मतलब ये था कि सारी की सारी शक्तियां जो थीं वो अंग्रेजी शासन के अधीन हो गई, जिसके कारण 1858 का जो अधिनियम था वो विफल साबित हुआ। उसके बाद आता है शासक और शासितों के मध्य स्पष्ट संपर्क का अभाव। जब किसी के पास असामान्य रूप से अप्रत्याशित शक्तियां होती हैं तो वो अपने से निम्न जो व्यक्ति होते हैं उनसे सीधे सीधे संपर्क करने में खुद भी बचता है और जो निम्न शक्तियों वाले व्यक्ति हैं वो भी उससे डायरेक्ट संपर्क बनाने में, सीधा संपर्क बनाने में बचते हैं। तो ऐसा ही भारतीयों में और अंग्रेजों के मध्य होना शुरू हो गया। इस पर सर सैयद अहमद खान ने अपनी पुस्तक में लिखा भी था कि यदि काउंसिल में किसी भी एक भी भारतीय सदस्य की नियुक्ति नहीं होगी तो सीधे सीधे जनता से संपर्क कर पाना मुश्किल होगा।
समझिए, इससे समझिए जैसे कि हम किसी भाषा को नहीं समझते हैं और हमें वहीं पर जाना पड़ जाए, तो उसके लिए हमें वहां के किसी व्यक्ति या जानकार, उस भाषा के जानकार की आवश्यकता होती है, क्योंकि वही तो हमें ये बता पाएगा कि ये सामने वाला जो व्यक्ति है वो क्या कहना चाह रहा है। उसमें क्या होता था कि अधिक से अधिक जो भारतीय थे वो अशिक्षित थे, और अशिक्षित होने के कारण अंग्रेजों की भाषा को हम लोग नहीं समझ पाते थे, और काउंसिल में चूंकि भारतीयों की संख्या कम थी, संख्या कम होने से हम उनकी भाषा को नहीं समझ पा रहे थे और हमारे में और उनमें संपर्क नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हम जब तक उनकी बात को नहीं समझ पाते हैं तो हमारे पास उनका विद्रोह करने के अलावा कोई भी अन्य साधन नहीं रह जाता। और संपर्क अच्छे से ना होने के कारण कोई कानून हमारे अनुकूल बना है या हमारे प्रतिकूल बना है, ये समझने से पहले ही हम उसको नकार देते हैं। हमारी भाषा में कोई चीज हमें नहीं समझ आ रही होती है, समझ लीजिए कि हम इंग्लिश में पढ़ना चाह रहे हैं और सामने वाला हिंदी में पढ़ा रहा है, तो उसमें भी हमें दिक्कतें होती हैं। लेकिन जब हमें कोई चीज बिल्कुल ही ना आए और उस चीज में कोई कानून बनाए, तो जब हमें वो समझ ही नहीं आएगा तो हम या तो उसे बिना समझे ही स्वीकार करेंगे या फिर अस्वीकार करेंगे। तो वह अस्वीकार की स्थिति में इसलिए आता था क्योंकि हमारा और उनका सीधा सीधा संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसीलिए भारतीय जनता ये नहीं समझ पा रही थी कि जो कानून बनाए जा रहे हैं वो हमारे हित में है या हमारे अहित में है। इसी कारण से वो अधिनियम को अस्वीकार होना पड़ा या वो अस्वीकार हो गया। भारत में जो शासित थे और जो शासक थे उनके बीच में कोई भी ऐसा जनसंपर्क का माध्यम नहीं बन पा रहा था कि जिससे वो एक दूसरे की आवश्यकताओं को, अनिवार्यताओं को समझ सके। और इन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए 1861 के अधिनियम को बनाया गया। फिर आता है तीसरा कारण, विधान परिषद की अपनी सीमा से बाहर होना। जब किसी को अप्रत्याशित रूप से या बहुत अधिक शक्तियां मिल जाती हैं तो वो व्यक्ति स्वतः ही अपने आप को शासक या सर्वोपरि मानने लगता है। ऐसा आप आम जिंदगी में भी महसूस कर सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति को उच्च पद बिना किसी मेहनत के या ज्यादा जद्दोजहद के दे देते हैं तो उसके व्यवहार में बहुत कुछ परिवर्तन हमें नजर आने लगते हैं। कि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई अब तो वो बात ही नहीं करता है, थोड़ा सा घमंडी हो गया है, थोड़ा टाइम नहीं देता है। उसकी दो वजह भी होती हैं कि एक तो उसको अप्रत्याशित रूप से बिना किसी शक्ति के, मेहनत के उच्च पद की प्राप्ति हुई, और दूसरा वो ये दिखाने का प्रयास करता है जनता में भी कि अब मुझ पर जिम्मेदारियां बहुत हैं। ठीक है, उस जिम्मेदारियों के भाव को दिखाने के लिए वह अपनी सीमा से अधिक के कार्य भी करके दिखाने लगता है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने आके कहा कि मैं वहां से आया हूं, मुझे उनसे मिलना है, और वो उसी फ्लो में कह दे कि कह दीजिए कि मैं अभी बहुत बिजी हूं, मुझे टाइम नहीं है। ये सब चीजें जो होती हैं पतन का कारण बनती हैं। वही सब हुआ कि विधान परिषद अपनी शक्तियों के कारण अपनी सीमा से अधिक के कार्य करने लगा। वह अपने आप को एक लघु संसद समझने लगा। ठीक है, और वह केवल एक वाद विवाद की यानी कि बहस की एक संस्था बनकर रह गया कि वहां केवल वाद विवाद हो रहे थे। इसीलिए उस सब में परिवर्तन करना अनिवार्य हो गया था। सन 1857 के विद्रोह का परिणाम, जब 1857 की क्रांति हुई, विद्रोह हुआ, तो ब्रिटिश सरकार ने इस सब पर बहुत गहन रूप से विचार किया कि आखिर ऐसे क्या कारण रहे कि भारतीय अंग्रेजों से विद्रोह करने पर, मतलब उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया, ऐसा क्या कारण रहा। सीधे सीधे उन्होंने इस चीज को जानने का प्रयास किया और उसमें उन्होंने ये पाया कि हमारा और जनता का सीधा कोई संपर्क नहीं है। सीधे संपर्क न होने से धीरे धीरे छोटी छोटी कमेटियां बनती हैं या समूह बनते हैं और धीरे धीरे वो एक समूह का निर्माण करके विद्रोह की भावना को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने ये भी जानने का प्रयास किया कि ऐसी क्या कमियां रही, तो उसमें उन्हें जो ज्ञात हुआ वो ये हुआ
कि भारतीयों का सहयोग प्राप्त करे बिना ही जनता के लिए हमने कानून बनाने प्रारंभ किए, जिससे भारतीय जनता उन कानूनों से अप्रसन्न रही जो विद्रोह का कारण बने। वैधानिक शक्तियों में परिवर्तन की आवश्यकता। ठीक है, सबसे जो ज्यादा आलोचना हुई थी वो केंद्रीकरण की हुई। केंद्रीकरण यानी कि सारी शक्तियां एक केंद्र में, यानी कि इंग्लैंड सरकार के हाथ में आ जाना, उससे और भी ज्यादा विद्रोह की भावना विकसित हुई। दूसरा क्या था, यातायात के जो साधन थे उनका अभाव था, उनमें और भी अधिक तीव्रता से परिवर्तन की आवश्यकता थी। यातायात के जो साधन थे वो अधिक विकसित न होने के कारण केंद्र और देश के विभागों में कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां होती थी उनसे एकदम से परिचित नहीं हुआ जाता था। अगर यातायात के साधन ना हो, जनसंपर्क के साधन ना हो, तो किसी देश में अगर कोई घटना घटती है तो उसका हमें एकदम से पता नहीं चल पाता। परंतु आज के समय में, वर्तमान समय में तो इतनी तरक्की हुई है इंटरनेट के माध्यम से कि अगर कोई घटना अभी घटती है तो अगले 10 मिनट तक पूरे देश में उस घटना का विवरण हमें आंखों देखा प्रत्यक्ष रूप से भी दिखाया जा सकता है। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। संचार साधनों में इतनी वृद्धि हुई है और अब तो यातायात साधनों में इतनी वृद्धि हुई है कि अगले 15-20 मिनट में हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं, या ये कहें कि पहुंच जाते हैं। हवाई जहाज है, रेल है और बुलेट ट्रेन के आने की भी हमारे देश में सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। तो अब तो इतने साधन विकसित हो गए, परंतु उस समय इतने साधन कोई विकसित नहीं थे, जिसमें परिवर्तन करना उस समय शासन के लिए एक तरीके से चुनौती थी। इन्हीं सबको ध्यान में रख करके अधिनियम बनाए जा रहे थे, परंतु भारतीय जो जनता थी इन सब से संतुष्ट नहीं थी। इन्हीं सब कारणों की वजह से 1861 के अधिनियम को पारित किया गया। अब आता है कि 1861 अधिनियम के प्रावधान क्या थे, कि उन्होंने ऐसे कौन से प्रावधान रखे कि जो 1858 से अलग थे या उनसे कुछ अलग थे। इसमें क्या कहा कि गवर्नर जनरल को इतनी शक्तियां प्रदान की जाए कि वह अन्य सदस्यों की संख्या 4 से 5 बढ़ाकर उनकी नियुक्ति कर सके और जिन्हें कानून का, व्यवसाय का अच्छा ज्ञान हो या जो कानून के विशेषज्ञ हों, ऐसे सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी में करेगा। ठीक है, जिस समय गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी की बैठक होगी, ठीक है, या अन्य प्रांत में वहां का गवर्नर जनरल भी जब कोई बैठक करेगा तो उसमें भी अन्य सब सदस्य भाग लेंगे। जो सदस्य नियुक्त किए गए हैं वह अनिवार्य रूप से कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेंगे। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को यह अधिकार भी प्रदान किया गया कि वह अपनी कार्यकारिणी के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से शासक विभागों का वितरण करेगा। यानी कि जिस व्यक्ति में जो योग्यता होगी, जिस सदस्य में जो योग्यता होगी, जैसे कि कोई कानून का जानकार है, किसी को सामाजिक कार्यों की सूझबूझ है, कोई व्यवसाय संबंधी विचारों को अच्छे से व्यक्त कर पाता है, तो इन सबको ध्यान में रखकर कि किस व्यक्ति में क्या योग्यता है, उसके अनुसार सदस्यों में कार्य का वितरण कर सकता है और सुचारू रूप से उन्हें करा सकता है। और इस अधिनियम की यही नियम और शर्तें थीं जो इसको सफल बनाने के लिए रखी गई थी और जो अधिकार गवर्नर जनरल को एक्स्ट्रा प्रदान किए गए थे। ठीक है, और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को यह भी अधिकार प्राप्त हुआ कि वह अपनी अनुपस्थिति में, यदि मान लीजिए कि किसी संस्था में कोई हेड है, ठीक है, और वो उस समय पे अनुपस्थित है। छोटा सा उदाहरण लीजिए कि कॉलेज में सारा जो कार्यभार संभाले हुए हैं वो प्राचार्य संभाले हुए हैं, परंतु अगर किसी सूरत में वो अनुपस्थित है तो उस अनुपस्थिति में कौन सा ऐसा सदस्य होगा जो उस कार्यभार को संभालेगा? तो कौन संभालता है? वाइस प्रिंसिपल जो नियुक्त होता है। ठीक है, ऐसे ही गवर्नर जनरल की अनुपस्थिति में
कोई ऐसा सदस्य नियुक्त करना जो उस समय कार्यभार को संभाले रखेगा। केंद्रीय विधान परिषद में परिवर्तन। ठीक है, इस 1861 के अधिनियम में जो परिवर्तन हुए वो क्या हुए कि अगर गवर्नर जनरल चाहे तो अपने सदस्यों की संख्या 6 से 12 तक बढ़ा सकता है। ठीक है, और ये सदस्य जनरल के द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे। कितनी आवश्यकता है सदस्यों की, कितनी नियुक्ति करनी है, वो गवर्नर जनरल ही उस पर निर्णय लेंगे। और कम से कम आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे, यानी कि आधे इंग्लैंड की जो कार्यकारिणी है उससे संबंधित होंगे तो आधे भारतीय होंगे। यहाँ जो हम गैर सरकारी समझेंगे वो इससे समझेंगे कि आधे वहां से होंगे तो आधे भारतीय होंगे। और इनकी जो मनोनीत की अवधि होगी 2 वर्ष होगी, यानी कि जो सदस्य चुने जाएंगे वो 2 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। केंद्रीय विधान परिषद का सभापति, जो उस सभा का सभापति होगा वो गवर्नर जनरल ही होगा। ठीक है, या उनकी अनुपस्थिति में वह सदस्य होगा जिसे गवर्नर जनरल ने मनोनीत किया है। ठीक है, और केंद्रीय परिषद को केवल विधायी अधिकार प्राप्त होंगे और वह अपने अधिकार क्षेत्र में सीमित रहते हुए उनका उपयोग करेगा। मान लीजिए मुझे केवल पढ़ाने का अधिकार दिया गया है, ठीक है, तो केवल वही दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ही पेपर बनाऊं, मैं ही रिजल्ट दूं, मैं ही सारी परीक्षाएं कराऊं। क्यों? क्योंकि मेरा अधिकार क्षेत्र केवल पढ़ाने का है। तो ऐसे ही विधान परिषद को केवल विधायी अधिकार प्राप्त थे और उसको सख्ती से ये आदेश था कि वह केवल उन्हीं में सीमित रहे, यानी कि उन्हीं का सुचारू रूप से पालन करें। केंद्रीय विधान परिषद द्वारा पास कोई भी बिल गवर्नर जनरल की स्वीकृति के बिना पास नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई कानून बनाया गया है तो वो गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना पास नहीं होगा, या अगर उस पर वो गवर्नर जनरल अपनी स्वीकृति ना दे या ना विचार रखे, ना पास करे उसे, ये उसे पूर्ण अधिकार भी होगा। मान लीजिए मेरे द्वारा कोई कानून बना करके और आपको विचार के लिए दिया जाए, आप गवर्नर जनरल है, सपोज करिए गवर्नर जनरल है आप, और मैं कोई कानून बना करके आपके समक्ष रखूं कि इस पे विचार कीजिए, ये उचित है या नहीं है, और गवर्नर जनरल उसको ये कहे कि नहीं ये जनता के हित में नहीं है या अनुचित है, तो वो भी पूर्ण अधिकार गवर्नर जनरल को होगा कि वह उसको रद्द भी कर सकता है। और अगर कोई कानून है, ठीक है, तो अकेले गवर्नर जनरल चाहे तो उसे इंग्लैंड नरेश से डिस्कस करके चाहे तो पास करे और चाहे रद्द करे। तो ये जो भी चीजें आई इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को काउंसिल का परामर्श लिए अगर कोई संकटकालीन स्थिति आ जाए, संकटकालीन स्थिति 2 प्रकार की होती है, एक तो होता है वित्तीय आपातकाल, एक होता है कैसा, युद्ध संकटकालीन। युद्ध की स्थिति भयावह हो जाए, उसमें 2 संकटकालीन स्थितियां होती हैं, वित्तीय आपातकाल। ऐसी परिस्थिति में वह अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, यह उसे अधिकार प्राप्त होगा, लेकिन जो वो अध्यादेश जारी करेगा वो केवल 6 महीने तक मान्य होगा। कोई भी अगर आपातकालीन स्थिति लागू की जाती है गवर्नर जनरल के द्वारा, तो वो केवल 6 माह तक, कितने, 6 माह तक लागू होगी। कब से? घोषित करने के 6 माह तक। छह माह तक लागू रहेगी। फिर आता है प्रांतीय शासन में परिवर्तन। प्रांत जानते हैं आप? प्रांत कहते हैं राज्यों को। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा मुंबई और चेन्नई प्रांतों को विधान परिषदों की विधि निर्माण में शक्तियां प्रदान की गई। ठीक है, कि वह
कानून बनाने के लिए, वह कौन? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कानून बनाने के लिए इन प्रदेशों में विधान परिषदों की व्यवस्था करेगा। ठीक है, अब हमारे यहाँ क्या है? लखनऊ में है विधानसभा। ठीक है, पहले कहाँ? चेन्नई और मुंबई में इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई? काउंसिल के द्वारा। इसमें कम से कम एडवोकेट जनरल और उसके अतिरिक्त कितने एडवोकेट जनरल? 4 एडवोकेट जनरल और इनके अतिरिक्त 8 सदस्यों को शामिल किया गया था। ठीक, और गवर्नर जनरल को उत्तरी पश्चिमी प्रांत तथा पंजाब में भी ऐसी परिषद स्थापित करने का अधिकार दिया गया। 1861 के अधिनियम का महत्व। इस अधिनियम का महत्व हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि विधि निर्माण में अब भारतीयों का भी सहयोग लिया जाएगा, यानी कि जो भी कानून बनाए जाएंगे वो भारतीयों के सहयोग से बनाए जाएंगे, क्योंकि भारतीयों पर ही लागू किए जा रहे हैं। तो यहाँ की परिस्थितियों को समझ करके, यहाँ के रीति रिवाजों को समझ करके किसी कानून का निर्माण किया जाएगा, ताकि उसके विफल होने की जो संभावनाएं कम से कम हो सके। इस अधिनियम द्वारा मुंबई और चेन्नई प्रांतों को विधि निर्माण करने का अधिकार फिर से प्राप्त हो गया। ठीक है, और इसमें गुरमुख निहाल सिंह कह रहे हैं कि इसके द्वारा गवर्नर जनरल को कानून बनाने के कार्य में भारतीयों को साथ लेने का अधिकार दिया गया और अन्य प्रांतों के लिए भी, राज्यों के लिए भी ऐसी व्यवस्था की गई। इस प्रकार इस नीति का आरंभ हुआ। ठीक है, जिसके आधार पर आगे चल करके 1935 का अधिनियम भी कार्य करता है। उसमें भी इसके कुछ विषयों को शामिल किया गया था। किसको? विषयों को शामिल किया गया था। इस अधिनियम ने भारतीय राज्य प्रणाली को एक ऐसी रूपरेखा प्रदान की जो कि भारत में ब्रिटिश राज्य को समाप्त होने तक शासकीय विधि विधान का अभिन्न अंग बना दिया। कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने जो भारतीयों के विद्रोह के दमन करने के लिए नीतियां बनाई, वो हमारे लिए वरदान की तरह साबित हुई। उन्होंने जितने भी अधिनियम बनाए उनसे हम भारतीयों ने कुछ ना कुछ सीखा और अपने अधिकारों के प्रति हम जागरूक हुए। यानी कि हमें अंग्रेज दबाने का जो काम कर रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि हम दब नहीं रहे, कुछ सीख रहे हैं, और कुछ सीखने से ही हमने जागरूकता पैदा हुई और ये सब जो विधियां थी हम सीखते गए और हमारे लिए वो अभिन्न बन गए। इस अधिनियम के द्वारा भारत में विभाग पद्धति का प्रारंभ हुआ। ये जो अब विभाग बंटते हैं कि जैसे शिक्षा विभाग, कानून विभाग, ये विभाग, वो विभाग, ये कहां से आरंभ हुए? अंग्रेजों के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो ये पद्धति हमें दी गई, उससे हमें विभागों को बांटने का तरीका आया था। इस अधिनियम में भी कुछ दोष थे। अगर दोष ना होते तो फिर 1852 में क्यों आता? जो दोष थे वो ये थे कि चुनाव तो हम कराने लगे, हम देश में चुनाव पद्धति के द्वारा सदस्यों की नियुक्ति तो कराने लगे, परंतु वह चुनाव अभी भी अस्पष्ट थे और अब भी जनता को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, व्यवस्थापिका सभाओं के कार्य अत्यंत सीमित थे। उन्हें कार्य तो सौंपे गए लेकिन उनका दायरा बांध दिया गया। ठीक, भारतीय और गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। जैसे कि बात की गई थी कि आधे सदस्य भारतीय होंगे या गैर सरकारी होंगे, परंतु वह बात केवल कागजों तक सीमित थी, या ये कहें कि योजनाएं तो लागू होती हैं लेकिन वो सिर्फ घोषणा बन के रह जाती हैं। वैसे ही केवल घोषणा हुई, अब भी भारतीयों की सदस्य संख्या इतनी नहीं है। पंजाब को वायसराय की परिषद में कुछ भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ, केवल घोषणा होकर रह गई। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करना नहीं था, केवल भारतीयों को यह दिखाना था कि उनके हितों के प्रति हम सोच रहे हैं या उनके लिए कार्य कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं था। इस पर गोखले जी ने कहा भी था
कि अधिनियम की वास्तविक क्रियाशीलता उसके खोखलेपन को स्पष्ट कर रही थी कि वह कितना खोखला है। ठीक, अब हम आते हैं कि इन सब आलोचनाओं का ही कारण रहा, इन सब विफलताओं का ही कारण रहा कि यह एक्ट भी विफल होता हुआ नजर आया। ठीक है, 19वीं शताब्दी तक आते आते हम इतने जागरूक हो गए थे क्योंकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना कर गए थे। इस एक्ट के पास होने से पहले 1892 के हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर चुके थे। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि इस एक्ट को क्यों बनाया गया और क्यों इसको विफल होते देर नहीं लगी। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में हम आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। सन 1861 भारतीय काउंसिल अधिनियम ने प्रशासनिक तथा वैधानिक दृष्टि से जो भी सुधार किए, ठीक है, वो सब विफल रहे। फिर भी कितने भी कानून और नियम बनाए गए, फिर भी भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने में, उनके उठते हुए सवालों के जवाब देने में सरकार विफल रही और इसीलिए 1892 अधिनियम को लाने की आवश्यकता पड़ी। तो 1892 अधिनियम पारित होने के कारण इस अधिनियम के पारित होने के मुख्य कारण निम्न प्रकार थे। 1861 अधिनियम के प्रति असंतोष। तो जैसा पहले भी बताया कि 1861 अधिनियम के असफल होने के जो कारण रहे कि भारतीय राजनीतिक चेतना संपन्न लोग इसके प्रति असंतोष की भावना से ग्रस्त थे। सन 1861 के अधिनियम द्वारा स्थापित परिषदों में न तो भारतीयों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त था और न ही उन्हें आवश्यक अधिकार और सुविधाएं प्रदान की गई थी। ठीक है, व्यवस्थापिका सभाओं के कार्य अत्यंत सीमित कर दिए गए थे। जो व्यवस्था करने वाली सभाएं थीं, उनके कार्य बहुत सीमित कर दिए गए थे। किसी को अधिकार तो दिए जाए लेकिन उसे सीमा में बांध दिया जाए तो उससे वह अपने अधिकारों का प्रयोग सख्ती होते हुए भी नहीं कर पाता। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था ही नहीं, इसी कारण यह विफल हुआ। नंबर 2 आता है पश्चिमी शिक्षा और राजनीतिक चेतना का विस्तार। 19वीं शताब्दी आते आते भारत में शिक्षा देने के लिए बहुत सारे स्कूलों की स्थापना हुई, कॉलेजों की स्थापना हुई। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लाहौर विश्वविद्यालय में कॉलेज स्थापित किए गए या विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और इनमें शिक्षा लेने वाले छात्रों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ी। इस शिक्षा के साथ साथ भारतीयों में राजनीतिक चेतना का भी विकास हुआ। वह अपने अधिकारों के प्रति बात करने लगे, उन्हें समझने लगे, जानने लगे और यह जागरूकता सरकार के लिए एक समस्या बनकर उभरी। इसके अतिरिक्त भारतीयों में राजनीतिक प्रेम, राष्ट्र प्रेम की भावनाएं हिलोरे मारने लगी, यानी कि उन्हें भी लगने लगा कि हम अपने ही भारत में दूसरों के द्वारा शासित क्यों हो रहे हैं, क्या हमें उतनी योग्यता नहीं है कि हम अपने देश का संचालन खुद कर सकें। नंबर 2 आता है भारतीय कांग्रेस के, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रयत्न। जैसा मैंने कहा कि 1861 के बाद 1892 आते आते 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और उसने अपने पहले ही अधिवेशन में काउंसिल को उसकी कमियों पर विचार करने के लिए कहा, मांगे रखी कि काउंसिल में भारतीयों की सदस्य संख्या में वृद्धि की जाए। ठीक है, उन भारतीयों द्वारा चुने गए सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए
और उसकी शक्तियों में वृद्धि की जाए, बजट पर वाद विवाद करने का भारतीयों को मौका दिया जाए, प्रशासन के सभी विभागों के संबंध में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए। धीरे धीरे मांग और अधिक जोर पकड़ने लगी, जिससे सरकार का ध्यान किस पर, कांग्रेस पर आकर्षित हुआ। सरकार की दमन नीतियां। सरकार ने एक तरफ हमें यह जताने का प्रयास किया कि वह हमारे प्रति उत्तरदायी है, परंतु ऐसा नहीं था। उसके द्वारा जितने भी कानून पारित किए जा रहे थे वो भारतीयों में असंतोष की भावना को और अधिक प्रचंड रूप से बढ़ा रही थी। असंतोष की भावना इस कदर भारतीयों में उत्पन्न हो गई थी कि लॉर्ड लिटन का शासन इन कार्यों में विशेष रूप से उत्तरदायी रहा। लॉर्ड लिटन ने जितनी भी नीतियां बनाई वो भारतीयों को दमनकारी प्रतीत हुई या भारतीयों के प्रति वह विरोधी स्वभाव को उत्पन्न करने में सहायक रही। विशेष रूप से उनके जितने भी कार्य थे, ठीक है, जैसे इंडियन आर्म्स एक्ट, उस टाइम पर जितने भी हथियार सरकार के द्वारा भारत में लाए गए उनमें विशेष रूप से गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया, ठीक है। और पहले से ही जो भारतीय थे, हमारी संस्कृति में गाय की चर्बी खाना, गाय खाना पहले से ही गलत माना जाता था, तो उसको मुंह से खोलना पड़ता था। जितने भी हथगोले थे, हथियार थे, उनको मुंह से खोलना होता था, जिसका विरोध भारतीयों के द्वारा निरंतर किया जाता था। इसी के विरोध में मंगल पांडे के द्वारा 1857 की क्रांति आरंभ होने से पहले ही विद्रोह कर दिया गया था। उसका विशेष जो कारण रहा था वो यही रहा था कि ऐसे कारतूस हमें उपलब्ध कराए जा रहे थे जिनमें सुअर और गाय की चर्बी थी, जिनको मुंह से खोलना होता था। उसके विद्रोह के कारण मंगल पांडे ने विद्रोह की तिथि से पहले ही विद्रोह किया और वह असफल रही थी। उसके पश्चात लॉर्ड रिपन द्वारा इलवर्ट बिल लागू किया गया। अभी तो हम आर्म्स एक्ट से नहीं उभर पाए, हम कौन, भारतीय, और एक और बिल उनके द्वारा भारतीयों पर थोप दिया गया। और उसके आने से भारतीयों में जो थोड़ी बहुत अंग्रेजों के प्रति श्रद्धा वाली बात रह गई थी वो भी खत्म हो गई। भारतीयों की इस बिल ने आंखें अंग्रेजी सरकार के प्रति और भी ज्यादा खोल दी। फिर आता है नंबर 5, आर्थिक कारण। कुछ आर्थिक कारण भी असंतोष बढ़ाने में कारगर साबित हुए। जनता का इस कदर अंग्रेजी शासकों द्वारा शोषण किया गया जो लगातार जारी रहा। भारतीयों को सरकारी उच्च पदों से वंचित किया गया, सरकारी नौकरियों से वंचित किया गया। सरकार द्वारा जितने भी वचन पिछले अधिनियमों में दिए गए वो पूर्ण नहीं किए गए। भारत का शिक्षित वर्ग बेरोजगार घूम रहा था और जो डफरिन कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट तैयार करके गवर्नर जनरल को दी। डफरिन की सिफारिश के आधार पर एक बिल और तैयार करके संसद के समक्ष रखा गया, जिसे ब्रिटिश संसद ने 26 मई, देखिए ये जो मैं तारीख बोल रही हूँ 26 मई, तो ये जो है आपका 1892, 26 मई 1892 को पारित किया गया, ठीक है। डेट अगर आपसे पूछी जाए 26 मई, सन तो आपको उसी से पता चल जाती है, जो आगे चलकर 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब 1892 अधिनियम के क्या मुख्य प्रावधान थे कि 1861 अधिनियम असफल हुआ, तो अब ये क्या नए प्रावधान लेकर आए हैं इसमें। गवर्नर जनरल को सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में नियम बनाने का अधिकार। गवर्नर जनरल को अपने सदस्य मनोनीत करने का अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल ने जिन नियमों का निर्माण किया उसमें सरकारी गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत करने के लिए अप्रत्यक्ष, पहले क्या हो रहा था, प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा था,
अब अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि गुप्त रूप से निर्वाचन प्रारंभ हुआ। गवर्नर जनरल भारत मंत्री की पूर्व अनुमति से, पहले अनुमति लेगा गवर्नर जनरल भारतीय मंत्रियों से, उसके बाद प्रांतीय परिषदों, प्रांत किसे कहते हैं? राज्यों को, प्रांतीय परिषदों, नगर पालिकाओं, जिला बोर्ड आदि की सिफारिश पर सदस्यों को मनोनीत करेगा। यानी कि नगर निगम, नगर पालिका, जिला बोर्ड, इनके सदस्यों की जो नियुक्ति करेगा गवर्नर जनरल, वो पहले भारत मंत्री से मंत्रणा करने के बाद। केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार, केंद्र में जो विधानसभा है और प्रांतों में यानी राज्यों में जो विधान परिषदें हैं, उनमें अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाएगी और यह संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 थी। मुंबई व चेन्नई की विधान परिषदों में यह संख्या कम से कम 8 और अधिक से अधिक 20 थी। बंगाल के लिए यह संख्या 20 थी। ठीक है, पश्चिमी प्रांत और अवध के लिए 15 थी। पंजाब और बर्मा के लिए भी परिषदों की संख्या की व्यवस्था की गई। ठीक है, और अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को निर्धारित किया गया। गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन, यानी कि अभी तक जो पीछे 1861 गया उसमें केवल बातें की जा रही थी कि गैर सरकारी यानी भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी या उनका मनोनयन होगा, परंतु इसमें उसे निर्धारित करने का प्रयास किया गया कि कम से कम आधे सदस्य भारतीय हों और उनका कार्यकाल 2 वर्ष हो। विधान परिषदों के कार्य क्षेत्र का विस्तार, ठीक है, जितने भी केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य हैं वह बजट पर भी वाद विवाद करेंगे। उन्हें यह अधिकार प्रदान किया जाएगा, जैसे अब बजट पास होता है, आप देखते हैं जब बजट पास होता है तो उस पे सभी जगह से जो वो आए हुए होते हैं वो वाद विवाद करते हैं कि जो आपने बजट में ये प्रावधान रखा है वो किस तरीके से जनता के हित में है या इससे क्या होगा। तो ये जो प्रावधान था वो कब से 1892 के अधिनियम में भी रखा गया कि कोई भी सदस्य बजट पर वाद विवाद कर सकता है। ठीक है, परंतु प्रांतीय परिषदों को ये जो अधिकार दिया गया उस समय विधान परिषद के सदस्यों को दिया गया, लेकिन प्रांतीय सदस्यों को अभी भी उस व्यवस्था पे प्रश्न पूछने का अधिकार या आज्ञा नहीं थी। वे केवल आय व्यय की उन्हीं मदों के संबंध में वाद विवाद कर सकते थे जो कि स्थानीय सरकारों के अधीन हो। मान लीजिए कि सरकार के द्वारा किसी विशेष राज्य के लिए ठीक है बजट में राशि बता दी गई कि इतनी दी जा रही है, तो उसमें आप कम है या वो किस चीज को सोच समझ करके निर्धारित की गई है उसी पर प्रश्न पूछने का अधिकार होगा। अब आता है निर्वाचन की व्यवस्था। इस अधिनियम द्वारा देश की संवैधानिक व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधार जो हुए थे वो निर्वाचन व्यवस्था में किए गए। ठीक है, सरकार ने गैर सरकारी सदस्यों के विधिवत चुनाव कराने की व्यवस्था को भी स्वीकार कर लिया था। इस अधिनियम के अंतर्गत देखिए, इससे पहले हम चुनाव की पद्धति को नहीं जानते थे। अभी भी मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जो हमारे यहाँ व्यवस्थाएं हैं, आज हम अपने आप को आजाद कह रहे हैं, लेकिन आज भी जो व्यवस्थाएं हमारे देश में है वो अंग्रेजी सरकार की देन है। हम बहुत कुछ कार्य आज भी अंग्रेजी सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों से प्रेरित होकर करते हैं। आज भी हमारा संविधान बहुत कुछ विदेशी ताकतों से कुछ ना कुछ लिए हुए हैं। जब हम संविधान को पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि क्या कहां से हमने उठाया है और क्यों हमारे संविधान को उधार का थैला कहते हैं। वो चीजें हम आने वाले उसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद के 16 अतिरिक्त
सदस्यों में से 6 सरकारी होंगे और 5 गैर सरकारी यानी कि भारतीय सदस्य होंगे। ठीक है, और 4 शेष सदस्यों को प्रांतीय विधान परिषदों के गैर सरकारी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया जाएगा। फिर आता है रिक्त स्थान भरने की व्यवस्था। मान लीजिए कि मैं किसी भी सभा की सदस्य हूं और उसमें होने वाली बैठकों में मैं भाग ना लूं, तो 1 में देखा जाएगा, 2 में देखा जाएगा, तीसरी बार में या चौथी बार में उसमें हम 2 माह का उसको टाइम देंगे और उसके बाद उसके पद को रिक्त मान लिया जाएगा और उसको भरने की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, इतना समझ गए। फिर आता है अधिनियम के गुण। इस अधिनियम द्वारा 1861 के अधिनियमों को दूर करने का प्रयास किया गया। इस अधिनियम द्वारा प्रथम बार निर्वाचन सिद्धांत को लागू किया गया और प्रतिनिधात्मक शासन की नींव रखी गई। नंबर 4, इस अधिनियम द्वारा सदस्यों को सरकारी नीतियों के संबंध में प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हो गया। यद्यपि सदस्यों पर प्रश्न पूछने के संबंध में अनेक सीमाएं भी थीं, परंतु कुछ अंशों में सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार उन्हें प्राप्त हो गया और वह विधान परिषद के उत्तरदायी उन्हें बना गया। इस अधिनियम से यह व्यवस्था भी हो गई कि बजट प्रति वर्ष विधान परिषद में रखा जाएगा। इसका यह लाभ हुआ कि सदस्यों को सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना करने का भी अवसर प्राप्त हो गया। ठीक, फिर आता नंबर 6, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि हुई तथा गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में यानी कि भारतीयों की संख्या में भी वृद्धि हुई। इससे संसदीय शासन व्यवस्था का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। फिर आता है अधिनियम के दोष। यह अधिनियम भारतीयों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया। जनता में असंतोष की भावना ज्यों की त्यों बनी रही, या ये कहें कि और भी पनपने लगी। ठीक है, सन 1892 के अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में निर्वाचन सिद्धांत का प्रयोग जो किया गया वो तो सफल रहा, परंतु यह प्रयास बहुत छोटे स्तर पर और स्पष्ट रूप से किया गया था। क्यों? क्योंकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को चुना गया था, उसके कारण उसका स्तर भी छोटा था और वो अस्पष्ट था। इस अधिनियम द्वारा जिस प्रकार की निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया गया वह अप्रजातांत्रिक थी। जितने भी चुनाव अप्रत्यक्ष या गुप्त रूप से होते हैं उन्हें आप प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। परिषद में बहुमत सरकारी सदस्यों एवं गैर सरकारी सदस्यों का चुनाव होता था, परंतु ये मनोनीत गैर सरकारी सदस्य वास्तव में जनता के प्रतिनिधित्व न होकर के, ठीक है, सरकार के ही अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि होते थे। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब अंदर हम जो कहते हैं ना कि ये व्यक्ति जो रखा गया है ये सही में जनता का प्रतिनिधि नहीं है, ये कहीं ना कहीं इनका चमचा है। हम इस टाइप की भाषा यूज करते हैं, लेकिन यहाँ भी यही था कि यह जनता के प्रतिनिधि ना होकर सरकार के पिट्ठू होते थे। पिट्ठू से मतलब क्या होता है, जो आम भाषा में कहते हैं चमचे। फिर नंबर 3 आता है विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बहुत कम थी तथा निर्वाचित गैर सरकारी सदस्यों की संख्या उससे भी कम थी। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों की संख्या 16 होती थी, वहीं गैर सरकारी सदस्यों की संख्या केवल 4 होती थी और उनका भी कोई महत्व नहीं होता था। इस अधिनियम द्वारा जनता के सभी वर्गों को विधान परिषद में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता था, या यूं कहें कि अभी भी इस सरकार में भी भारत की आवाज उठाने वाला कोई वास्तविक सदस्य नहीं था, भारत की कोई वास्तविक आवाज नहीं थी। नंबर 5 आता है इस अधिनियम द्वारा विधान परिषद से सदस्यों को बजट पर वाद विवाद करने का अधिकार तो दिया गया था,
परंतु बजट के किसी भी मद के संबंध में वह आवाज नहीं उठा सकते थे। उसके कार्यपालिका में प्रश्न पूछने पर काफी प्रतिबंध थे। ठीक है। नंबर 6, इस अधिनियम द्वारा विधान परिषदों की व्यवस्था इस प्रकार से की गई थी कि उनके द्वारा भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा न मिल पाए, और न मिल पाए क्या, मिल ही नहीं सकती थी। अगर उसको इस प्रकार की शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो अपने अधिकारों की बात नहीं करेगा, अधिकारों की बात नहीं करेगा तो कोई व्यवस्था नहीं होगी। इन सभी आलोचनाओं के बाद सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अधिनियम द्वारा किए गए सुधारों के संबंध में संतोष प्रकट किया कि हाँ, कुछ कुछ सुधार हुए हैं और हमें इनका पूरा लाभ उठाना चाहिए। ठीक है। जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, रास बिहारी घोष, इनकी इस उसमें शामिल भी हुए। यद्यपि ये संख्या बहुत कम थी। आगे जब हम इस पे चर्चा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये सब नर्म दल के नेता थे जो कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार को भारत के हित में मानते थे। वो ये तो कहते थे कि ये जो हमारा देश है वो आजाद हो जाए, परंतु पूर्ण रूप से आजाद ना हो, कुछ ना कुछ अंग्रेजों का शासन इसमें चलता रहे, हमें उनसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और इन्हीं सब ने कानूनों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। लेकिन फिर इस बात से इनकार नहीं हो सकता कि ये सदस्य शासन प्रबंध को प्रभावित करे बिना ही रह गए। तो बच्चों, अभी तक जो भी हमने यहाँ क्लियर किया 1861 और 1862 में, अगर इसमें आपका फिर भी कोई बिंदु ऐसा रह जाता है कि जिसको आप नहीं समझ पाए या जिसमें आपको कोई ऐसा लगा कि ये चीज क्लियर नहीं हो पाई, वो आप मुझे कमेंट के द्वारा बताएंगे ताकि मैं उसे क्लियर करने का प्रयास करूं। और स्टूडेंट, मेरे द्वारा जितने भी उदाहरण दिए जा रहे हैं वो किसी भी पर्सनल व्यक्ति को आघात पहुंचाने के लिए नहीं है, या मेरा उनसे कोई भी पर्सनली वाद विवाद वाला विषय नहीं है, और मैं अपने शब्दों से किसी को भी आघात पहुंचाना नहीं चाहती हूँ। और इसी के साथ मैं अपने इस यहाँ तक के उसको विराम देती हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके स्टूडेंट, बाय।